रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है सर। आज हमारा टॉपिक है फास्फोरस साइकिल। सबसे पहले आप इस साइकिल की तरफ देखें। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ऐसे ही फास्फोरस भी हमारे अर्थ प्लेनेट पे साइक्लिक बिहेवियर शो करती है। फास्फोरस के लिए जो मेन कंसर्न है वो लैंड है या फिर वाटर। ये इन दो के दरमियान ज्यादा साइक्लिक बिहेवियर शो करती है रादर देन हमारे जो एटमॉस्फेयर एयर की निस्बत, क्योंकि बहुत कम गैसेस हैं जो फास्फोरस को कैरी करती हैं। सबसे पहले ये पार्ट जहां पर आपको प्लांट नजर आ रहा है साइकिल का, ये पार्ट डिस्कस करेंगे। आप देखें सोयल के अंदर जो फास्फेट है, फास्फोरस है, वो फास्फेट आयन की शक्ल में प्रेजेंट होती है PO4-3। यहाँ से इसे प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं। जब इसे प्लांट्स अपटेक कर लेते हैं, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉर्म है। इनऑर्गेनिक फॉर्म को प्लांट अपटेक करते हैं और इसे ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम फूड कहते हैं। और ये फूड फिर कंज्यूमर्स खा लेते हैं। तो देखें, पहले सोयल में थी, वहां से प्लांट में चली गई और प्लांट्स को कंज्यूमर्स ने खा लिया। इस तरह कंज्यूमर्स की डिफरेंट टाइप्स के अंदर चला जाता है और पूरी फूड चेन के अंदर फास्फोरस और या फास्फेट आयन जो है वो मूव कर जाते हैं। अब सोयल की तरफ ये वापस कैसे आते हैं? जब ये ऑर्गेनिजम्स डेथ हो जाती है इनकी, वो डीकम्पोज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें डीकम्पोज करते हैं, या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी एक्सक्रीशंस जो है वो भी सॉइल को वापस करती हैं फॉस्फेट आयंस। इस तरह से ये दोबारा प्लांट्स में जाते हैं और दोबारा फूड चेन में, और इस तरह इनका साइकिल जो है सॉइल और प्लांट्स का आपस में चलता रहता है। अब जो कुछ अमाउंट है सोइल में फॉस्फेट की, वो लीच होकर ग्राउंड वाटर में चली जाती है। लीच मतलब लीक होकर, या फिर जो रन ऑफ है, जो सरफेस के ऊपर से वाटर मूव करता है, वो भी अपने साथ कुछ मिकदार में फॉस्फेट आयंस को अपने साथ ले जाता है वाटर में। अब जब ये वाटर में पहुंच गए हैं तो वाटर में भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम फॉस्फेट आयंस को यूज करते हैं, और इनकी डीकम्पोजिशन से भी फॉस्फेट आयंस जो है वो वापस वाटर को। अब एक तो साइकिल ये चल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्लैंकटॉन्स की डीकम्पोजिशन से फॉस्फेट आयंस जो है ये सेडिमेंट्स में डिपॉजिट होते रहते हैं। ये आप सेडिमेंट्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर डिपॉजिट होते रहते हैं। ये मैरीन या सी के बॉटम में बिल्कुल फ्लोर पे सेडिमेंट्स की अकामुलेशन होती है। इनमें फॉस्फेट आयंस जाकर स्टेबल हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता है, ये जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होती है। ये सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं वाटर से, जियोलॉजिकल टाइम के साथ साथ। इस तरह से जब ये पानी की सतह से ऊपर आ जाते हैं, फिर वेदरिंग ऑफ रॉक या उनमें कोई डैमेज हो जाता है, रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, बारिश होती है, या कोई दरिया का पानी या शक्ल में पानी उनके उसको वाटर में लेकर। जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ना, इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ बायोलॉजिकल, और बायोलॉजिकल में ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग के अंदर हाई टेम्परेचर हो
सकता है एसिड, कोई बेस, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं जो वेदरिंग ऑफ रॉक का कास्ट करती हैं। तो अब हम इसकी रीडिंग कर लेते। आपको इसकी साइकिल की कंप्लीट समझ आ गई है? हाँ जी, आ गई है। हाँ जी, आ गई है सर। क्लास हाँ जी, आ गई है साइकिल की समझ। आ गई है समझ असद। आ गई है समझ। क्लास आपको साइकिल की कंप्लीट समझ आ गई है? हाँ जी, आ गई है सर, समझ आ गई है। असद आवाज नहीं आ रही। शायद नेट नहीं चल रहा है इस वजह। हाँ शायद। जी, इसे हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसा कि इसके सबसे पहले आपको नजर आ रहा है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। फास्फोरस की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फास्फोरस एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, phospholipid, ATP and other energy storing molecules। अब देखिए फास्फोरस जो है ना, वो जो बायोलॉजिकल कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसा कि न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड एंड एटीपी, इसका मेजर पार्ट है। अगर मैं आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आपको बहुत वाज़ेह हो जाएगा। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये देखें, जो है पेंटोज शुगर को आपस में कनेक्ट करने के लिए फॉस्फेट आयंस यूज किए गए हैं। ये तो था न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। दूसरा उसने कहा है
फास्फोलाइपिड। फास्फोलाइपिड के अंदर भी जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसके अंदर भी फॉस्फेट आयंस को इस्तेमाल किया गया है नेचुरली। इसके अलावा तीसरा था, ये देखें, जो एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल जिस तरह एटीपी है, ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी 3 फॉस्फेट आयंस आपस में लिंक्ड है और इनके बॉन्ड ब्रेकेज से ही हमें एनर्जी हासिल होती है। तो ये तो थे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर फास्फोरस यूज होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। इसके अलावा हमारी बॉडी में टीथ और बोन्स, इसके अंदर भी फास्फोरस एक मेजर रोल अदा करती है। अब देखते हैं कि फास्फोरस की कौन सी फॉर्म है जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल है। वो है PO4 नेगेटिव 3, द मोस्ट बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस इज फॉस्फेट। वो फॉस्फेट है जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को फास्फोरस किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो है फॉस्फेट। विच प्लांट्स ऑब्जर्व, जिसे प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से एंड यूज इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इससे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। वो कौन से हैं? वो न्यूक्लिक एसिड है, वो फॉस्फोलिपिड है, एटीपी है, या अदर एनर्जी स्टोरिंग में जीटीपी आ जाता है, सीटीपी आ जाता है, या एडीपी आ जाता है। मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स बनाते हैं यूजिंग दिस फास्फोरस। इसके बाद हम देखते हैं इसके सोर्स, इसके रिजर्वायर, हमें ये फास्फोरस कहाँ से अवेलेबल होती है। तो लार्जेस्ट accumulations of phosphorus are in sedimentary rocks of marine origin। जैसा कि मैंने आपको साइकिल में बताया था कि जो लार्जेस्ट इसका रिजर्वायर है वो सेडिमेंट्स है। वो कहाँ पर है? वो अंडर द सी है, मैरीन ओरिजिन में है। लार्जेस्ट accumulations of phosphorus are in sedimentary rocks। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर सबसे बड़ा ओरिजिन। इसके अलावा there are also a large quantities of phosphorus in the soil। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सोयल में भी बहुत ज्यादा मिकदार में फास्फोरस फास्फेट आयंस की शक्ल में प्रेजेंट होती है। इन द ओशन इन द डिजॉल्व फॉर्म। अब यहाँ पर जो है ये वाटर के अंदर जो फास्फोरस मौजूद है वो डिजॉल्व फॉर्म में है। तीसरा ये हो गया। इसके अलावा इन द ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि हमने बात की ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो जैसा कि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलाइपिड, एटीपी, इन सब चीज़ों के अंदर या बोन्स में या टीथ में वो प्रेजेंट होती है। Because humus and soil particles bind phosphate। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब प्लांट्स जो है या उसके लीव्स जो है वो डेड हो जाते हैं, उनकी डिके से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस अलोंग विद सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो फास्फेट आयंस को जो है ना वो अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। द साइक्लिंग ऑफ फास्फोरस टेंड टू बी क्वाइट लोकलाइज्ड इन द इकोसिस्टम। इस तरह से जो उसकी लोकलाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो उसकी मूवमेंट है इकोसिस्टम में, जो साइक्लिंग बिहेवियर है फास्फोरस का, वो ज़रा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इनकी बाइंडिंग की वजह से ह्यूमस एंड सॉइल पार्टिकल्स फास्फेट के साथ। अब हम देखते हैं की प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो साइकिल जो है वो मूव करता है। मैंने पहले वैसे आपको बताया है लेकिन अब हम इसे रीड कर लेते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स gradually adds PO4 negative 3 to the soil। वेदरिंग ऑफ रॉक से PO4 नेगेटिव 3 जो है फॉस्फेट आयन जो है वो सॉइल में आ जाता है। सम लीच इनटू द ग्राउंड वाटर, कुछ वहां से लीच होकर ग्राउंड वाटर में चला जाता है। एंड सरफेस वाटर, और जो कुछ रन ऑफ के जरिए सरफेस वाटर के अंदर शामिल हो जाता है। एंड में इवेंचुअली रीच द सी, और उसकी आखिरी मंजिल सी ही है। जो सारे दरिया हैं वो सब जाकर आखिर समुद्र में ही मिलते हैं।
तो इस तरह से जो सोयल में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट आयंस, वो वाटर में जाता है और वाटर के जरिए वो ऑटोमेटिकली सी में पहुंच जाता है. Phosphate taken up by the producers and incorporated into the biological molecules may be eaten by the consumer. Phosphate जो आयन है उन्हें प्रोड्यूसर्स अब्जॉर्व करते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड और एटीपी शामिल हैं. उनको कंज्यूमर्स खा लेते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द फूड वेब. इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है. इस तरह से जो है एक फूड वेब बनती है कंप्लीट. इस तरह से जो फॉस्फेट है, फास्फोरस है, वो पूरी फूड वेब के अंदर चली जाती है. Phosphate is returned to soil or water through either decomposition of biomass or excretion by the consumers. जो मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस वापस सोयल को कैसे मिलती है, उन ऑर्गेनिजम्स जो फूड चेन का हिस्सा है उनकी डिकम्पोजिशन से या उनकी एक्सक्रीशन से. Because there is a no significant phosphorus containing gases. अब एटमॉस्फेयर की बात करने लगा है वो कि हमने बात की सोयल की, हमने बात की वाटर की, लेकिन हमने एटमॉस्फेयर की बात क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत कम गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में जो फास्फोरस को कैरी करती हैं. ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस मूव थ्रू द एटमॉस्फेयर. बहुत थोड़ी मिकदार में फास्फोरस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मूव करती है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डस्ट और सी स्प्रे. या ये डस्ट जब ज़मीन से उड़ती है या इसके अलावा जो है सी स्प्रे की शक्ल में. सी स्प्रे बेसिकली एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं जो सरफेस ऑफ द सी जो वहाँ से इवेपोरेट हो जाते हैं. इसके अंदर स्मॉल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. The width of the arrows reflect the relative contribution of each process. आप ये देख सकते हैं, ये विड्थ देख सकते हैं एरोज की, ये बता रही है कि कौन सा प्रोसेस किस क्वांटिटी में परफॉर्म हो रहा है. तो ये तो था आज का फास्फोरस साइकिल. उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है. आगे ये समझ. ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? ये मेरे लैपटॉप का कुछ शायद या फिर ये कोई इंटरनेट का मसला हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि मैंने अपनी अब तरफ आ से रही सही. थी क्लियर. जब जब दोबारा कनेक्ट किया ना उसके बाद सही आ रही थी. ओके ओके, वो इंटरनेट का थोड़ा इशू था. इसमें कुछ पूछना हो आपने? नहीं, क्लियर है. ओके ठीक है सर. फिर अब एक्सक्यूज मी सर, इधर आए. जी जी हाँ सर जी है. हैं. सर, वो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपने जो वो माइक्रो और मैक्रो वाला पढ़ाया था उसका सिर्फ आर्टिकल में से टेबल पढ़ाया था, तो उसकी जो कैल्शियम वगैरह वाली डिटेल है वो भी सारी करनी है या सिर्फ टेबल ही करना है? वो 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट है, 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो टेबल में, और साथ उनकी आगे आधे आधे सफे की ना थोड़ी थोड़ी डिटेल है वो भी करनी है. बाकी जी सर. वैसे तो सिलेबस में वो सारा आर्टिकल है. ये मैंने आपको रायत दी है अपनी तरफ से कि चलें 3 कर लें माइक्रो, 3 कर लें मैक्रो. जी हाँ, वैसे वो सारा आर्टिकल है. थैंक यू सर. ठीक है सर, आ गई समझ. चलो ठीक है जी, फिर अपना अल्लाह हाफिज. अल्लाह. अल्लाह हाफिज सर.